बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर खुदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सुलह पसंद था। उसकी मलका भी बहुत अच्छी और गरीबों से मोहब्बत करने वाली औरत थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी अनम था। शहजादी अनम अपनी खूबसूरती, जहानत और अच्छे अखलाक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। शाह खुदा दोस्त के यूं तो बहुत से वजीर थे, मगर उनमें मिलनसार नामी वजीर अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से इसके बहुत करीब था और वो उस पर बहुत एतमाद करता था। इस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वो शहजादी अनम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने इस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उसका महल भी अपने महल के बराबर में ही तामीर करवाया था। खुशबख्त का बचपन शहजादी अनम के साथ खेलते कूदते गुजरा था और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त बहुत ज़हीन और बहादुर लड़का था। बचपन ही से एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो शाह खुदा दोस्त ने उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहां दोनों माहिर असातिज़ा से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीर अंदाजी का फन भी सीखते थे। शाह खुदा दोस्त इससे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता था। मलका भी खुशबख्त की अच्छी आदतों की वजह से उसे बहुत पसंद करती थी। अब रही शहजादी अनम तो उसे तो खुशबख्त बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। शाह खुदा दोस्त का मुल्क निहायत छोटा सा था। इसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 100-150 गांव देहात थे। इसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था। उसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नामी बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क भी बहुत बड़ा था और उसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो निहायत जालिम और लालची इंसान था और उसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए उसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का मालो दौलत लूट कर चली जाती और इस लूट मार की खुशी में वो लोग खूब जश्न मनाते। इसके अलावा जब इन छोटे छोटे मुल्कों में किसानों की फसलें तैयार हो जाती और वो उन्हें काट काट कर जमा कर रहे होते ताकि उन्हें फरोख्त करके पैसे हासिल करें, तो शाह बहराम की फौजें हल्ला बोलकर सारा अनाज अपने साथ ले जाती और बेचारे कमजोर और निहत्थे किसान मुंह देखते रह जाते। उनका बकिया पूरा साल निहायत गुर्बत और परेशानी में गुजरता। इन छोटी रियासतों की फौजें इनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थीं, मगर कम तादाद की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। इस बात से शाह खुदा दोस्त बहुत परेशान था। शाह बहराम की फौजों ने उसके मुल्क पर भी कई दफा हमला किया था। उसने उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, मगर कम फौज होने की वजह से हर बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। उसने सोचा कि उसे इस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाहत छोड़ देगा। इस सिलसिले में उसने अपने वफादार वजीर मिलनसार से भी बात की थी। बादशाह की बात सुनकर वजीर मिलनसार सोच में पड़ गया था। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्तो ताज से दस्तबरदार हो जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बादशाह को उसके फैसले से बाज रखने के लिए क्या करे। जब उसकी समझ में सुलझे हुए मसले का कोई हल न आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठानी। घर जाकर वजीर ने खुशबख्त के सामने इस बात का तस्करा किया और उससे हल तलब किया। खुशबख्त ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं महल जाकर बादशाह सलामत से इस सिलसिले में बात करूंगा। वजीर ये सुनकर मुतमईन हो गया। उसे अपनी बेटी की जहानत पर पूरा भरोसा था और उसे उम्मीद थी कि वो बादशाह को उसके इरादे से बाज रखने में कामयाब हो जाएगा। बादशाह के इस फैसले का इल्म मलिका और शहजादी अनम को भी हो गया था और वो दोनों ही बहुत फिक्रमंद थी। शाम को जब खुशबख्त शहजादी अनम के पास महल आया तो अपने बाप के साथ बाग में चहलकदमी कर रही थी। बादशाह बहुत उदास था। खुशबख्त उसके करीब आया और हाथ बांध कर निहायत अदब से बोला, जहाँ बना, मुझे अब्बा जान की ज़बानी आपकी परेशानी का इल्म हो गया है। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस परेशानी का हरगिज़ ये हल नहीं कि आप बददिल होकर तख्तो ताज छोड़ दें। अगर ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो उसका मुकाबला करना चाहिए। हम कैसे मुकाबला करें? पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी फ़ौज भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग जब चाहते हैं हमारे मुल्क पर हल्ला बोलकर हमारे लोगों को अपने जुल्मों सितम का निशाना बनाकर और उनका माल असबाब लूट कर चलते बनते हैं। हमारी फ़ौज बहुत कम है,
एक हद तक तो उनका मुकाबला करती है, फिर पसपा हो जाती है। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपनी राया को उनके जुल्म सितम से नहीं बचा सकते। बादशाह ने उदासी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी अनम भी मगमूम नजर आने लगी। जहां पना, आपकी शिकवे में ही इस मुसीबत का हल मौजूद है, खुशबख्त ने सर झुकाकर कहा। अगर आपकी फौज तादाद में कम है तो इसका वाहिद हल ये है कि फौज की तादाद ज्यादा कर ली जाए ताकि दुश्मन पर गलबा पाया जा सके। खुशबख्त की बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, हम फौज की तादाद बढ़ा तो ले, मगर हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। सारा अनाज और दूसरी चीजें तो दुश्मन मुल्क की फौजें लूट कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए हैं और खजाने में महसूल भी नहीं जमा करा सकते। शाही खजाना तो बढ़ता ही इन महसूलात से है जो राया हुकूमत को देती है। हम इन सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? इनके लिए जंगी साजो सामान कहाँ से आएगा? खजाना तो खाली पड़ा है, इसमें चंद लाख अशरफियां बाकी रह गई हैं। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। जहां पना, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, खुशबख्त ने बड़े यकीन से कहा। मेरे जहन में एक मंसूबा है, इस पर अमल करके हम अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अपने इस मंसूबे पर अमल पैरा हो सकूँ। इसके अलावा मुझे 1 लाख अशरफियाँ भी दरकार होंगी। इनके इंतज़ाम शाही खजाने से करना होगा। उसकी बात सुनकर बादशाह की आंखें खुशी से चमकने लगीं। शहजादी अनम भी खुश नजर आने लगीं। उसे यकीन था कि खुशबख्त इस मसले को हल करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि इस सिलसिले में जो कुछ भी करना चाहते हो करो। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी मुश्किल को महसूस करके हमारी मदद करने का फैसला किया है। तुम्हारी अकल और दानिशमंदी से उम्मीद है कि हम और हमारा मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा। हम शाही खजांची को भी हुक्म दे देंगे कि 1 लाख अशरफियाँ तुम्हारे हवाले कर दे। शाह खुदा दोस्त ने कहा। फिर इसने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया जिसमें हुक्म दिया गया था कि खुशबख्त को शाही खजाने से 1 लाख अशरफियाँ मुहैया की जाएं और हुकूमत के तमाम लोग खुशबख्त के अहकामात पर अमल करें और इसे जिस किस्म की भी मदद दरकार हो उसे मुहैया करें। ये खबर हर तरफ फैल गई थी। वजीर बहुत खुश था कि बादशाह सलामत ने इसके बेटे को एक अहम काम करने के लिए मुंतखब कर लिया है। अगले रोज खुशबख्त को 1 लाख अशरफियाँ मिल गईं। इसने शाही हरकारों के जरिए मुल्क भर के तमाम आहनगरों यानी लुहारों को तलब कर लिया। ये सब लोग धातों को भट्टियों में पिघलाकर मुख्तलिफ अशिया बनाने में माहिर थे। इसका हुक्म मिलते ही चंद दिनों में मुल्क भर के तमाम लोहार और इनके साथ काम करने वाले मजदूर हाजिर हो गए। इस दौरान खुशबख्त ने महल से कुछ दूर एक बहुत बड़ी जगह पर इनके रहने सहने के लिए खेमे लगवा दिए। इसने इसी जगह लोहे और दूसरी धातों को पिघलाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी भट्टियां भी लगवा दी थीं। जब सब लोहार और इनके कारीगर वहां पर जमा हो गए तो खुशबख्त ने इनसे कहा, आज से आप सब लोग शाही आहनगर हैं। आपको अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी, मगर सब लोगों को 24 घंटे उसी जगह रहना पड़ेगा ताकि यहाँ हर वक्त काम होता रहे। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फौजें आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का माल, असबाब और अनाज लूट लेती हैं। यहाँ से वो लोग हमारे नौजवानों को भी पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो एक रोज वो हमारे मुल्क पर कब्जा करके हम सबको भी अपना गुलाम बना लेंगे। गुलामी बहुत बुरी होती है। किसी का गुलाम बन जाने वाले लोग जिंदा तो रहते हैं मगर तरक्की नहीं करते। उन्हें पढ़ने लिखने और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं होती। आज़ाद मुल्क के आज़ाद लोग ही अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालते हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। अपने वतन की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ाएं ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नज़र ना डाल सके और हम और हमारे घर वाले उनके जुल्म सितम से महफूज रह सकें। हमारे मुल्क का हर फर्द एक सिपाही होगा, मगर इसके लिए हमें जंगी साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का काम ये है कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाएं। खुशबख्त की बात उन सबकी समझ में आ गई थी। वहां आए हुए तमाम लोहारों और मजदूरों ने अहद किया कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए जीत जान से काम करेंगे। उन्होंने अपना कहा कर दिखाया और चंद ही महीनों में उन्होंने दिन रात काम करके चमकती दमकती तलवारों, खंजरों, नेज़ों, तीरों और ज़रह बख्तरों के ढेर लगा दिए। जब ये सारा सामान एक बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो गया तो खुशबख्त ने एक दूसरा हुक्मनामा जारी कर दिया कि मुल्क का हर वो नौजवान जो 18 साल से 30 साल की उम्र का है अपना नाम आकर शाही रज़ाकार सिपाहियों में लिखवाए।
ऐसे तमाम लोगों को जंगी तरबियत दी जाएगी और उन्हें शमशेर जनी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का माहिर बनाया जाएगा। ये तरबियत लेने वाले बाकायदा फौज के मुलाजिम नहीं होंगे, मगर जंग होने की सूरत में वो सब रजाकाराना तौर पर शाही फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे ताकि अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। इस ऐलान के होते ही पूरे मुल्क में एक जोशो खरोश पैदा हो गया। सब लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते थे और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और माल लुटाने को तैयार थे। चंद ही दिनों में बेशुमार नौजवान हाजिर हो गए। खुशबख्त ने अपनी निगरानी में सिपा सलार और दूसरे जंगी माहिरों और फौज के तजुर्बाकार सिपाहियों की मदद से उन्हें जंगी तरबियत देना शुरू कर दी। ये तमाम नौजवान दिन में तो मेहनत मजदूरी करते ताकि इनका घर बार चलता रहे और रात का कुछ हिस्सा जंगी तरबियत लेने में गुजारते। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि शाह फौज में ऐसे हजारों नौजवानों का इजाफा हो गया जो शमशीर जनी, नेजाबाजी और तीरंदाजी में अपना जवाब नहीं रखते थे। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि शाह बहराम की फौजों ने शाह खुदा दोस्त के मुल्क पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाकर उनके मुल्क की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। इस मौके पर उनका बादशाह शाह बहराम भी उनके साथ था। उसे शहजादी अनम के मुतालिक पता चल गया था कि वो इंतहाई हसीन व जमील और ज़हीन है। अब उसका इरादा था कि वो शाह खुदा दोस्त को शिकस्त देकर उसे कत्ल कर देगा और उसके मुल्क पर कब्जा करके शहजादी अनम से शादी कर लेगा। खुशबख्त ने एक काम और भी किया था। उसने चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए थे जो हरदम जालिम और मक्कार शाह बहराम की फौज पर नजर रखते थे। शाह बहराम के इरादों की खबर उन्हें हुई तो उन्होंने ये इत्तला खुशबख्त तक पहुंचा दी कि दुश्मन ने हमला करने की मंसूबाबंदी कर ली है और उसकी फौजें उनके मुल्क की जानिब चल पड़ी हैं। ये इत्तला मिलते ही खुशबख्त ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। उसकी सारी फौज ना सिर्फ तादाद में बहुत ज्यादा बल्कि निहायत मुनज़्ज़म भी हो चुकी थी। दुश्मन को इन तमाम बातों का इल्म ही नहीं था। वो तो यही समझ रहे थे कि इस मर्तबा फिर वो इन कमज़ोर लोगों पर हमला करके ना सिर्फ इनका मालो असबाब लूट लेंगे बल्कि इनके मुल्क पर कब्जा भी कर लेंगे और उसके बाद शहजादी अनम की शादी उनके बादशाह से हो जाएगी। वजीर ज़ादा शाह बख्त अपनी फौज की क़यादत कर रहा था और जरा बख्तर पहनकर हाथ में चमकती तलवार लेकर सबसे आगे था। उसके पीछे पहली कतार में हजारों सिपाही आहिनी जरा बख्तर पहने उसके साथ आ रहे थे। उन सिपाहियों के पीछे तीरंदाज और नेज़े भालों से लेस घुड़सवार सिपाही थे। जैसे ही दुश्मन से सामना हुआ, ये सब के सब इन पर पल पड़े। शाह बख्त और इसके सिपाही चूंकि लोहे की ज़रा बख्तरें पहने हुए थे, इसलिए दुश्मन की फौजियों की तलवारों का इन पर कोई असर न हुआ, मगर उनकी तेज और चमकती हुई तलवारों ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और उनका तेजी से सफाया होने लगा। दुश्मन के जो सिपाही घोड़ों पर सवार दूर थे, माहिर तीरंदाज इन पर तीर चलाने लगे। इन तीरंदाजों का निशाना पक्का था, जिसकी वजह से कुछ ही देर में दुश्मन के बेशुमार सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गए। लड़ाई को शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दुश्मन की फौज में पसपाई अख्तियार करना शुरू कर दी। उसके बहुत से सिपाही मारे गए थे। जो बाकी बच गए थे उन्होंने फरार होकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर घुड़सवार नेज़े बरदार सिपाहियों ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और उनका ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनका लालची बादशाह भी गिरफ्तार हो गया था। मैदान जंग की पल पल की खबरें शाह खुदा दोस्त को महल में मिल रही थीं। उसे जब ये पता चला कि दुश्मन को शिकस्त हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। उसे खुशबख्त पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था, जिसकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जंजीरों में जकड़ा जालिम और लालची बादशाह शाह बहराम उसके रूबरू खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी के असरात थे और ये सोच सोच कर उस पर खौफ तारी था कि जाने अब इसके साथ क्या सुलूक हो। शाह खुदा दोस्त ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और बोला, तुम्हारे लालच और जुल्म ने तुम्हें ये दिन दिखाया है। अगर तुम लूट मार का बाजार गर्म ना करते और अपने इर्द गिर्द के छोटे और कमज़ोर मुल्कों से मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत से रहते तो कभी भी इस जिल्लत से दो चार ना होते। ताकत के नशे ने तुम्हें जालिम और मगरूर बना दिया था। जालिम और मगरूर लोगों का यही अंजाम होता है। फिर शाह खुदा दोस्त ने शाह बहराम को एक दूर दराज वीरान जजीरे पर छुड़वा दिया, जहाँ पर एक इंसान भी मौजूद नहीं था। उसके बाद उसने इसके मुल्क को भी अपनी ममलिकत में शामिल कर लिया। इस मुल्क के खजाने मासूम लोगों के लूट मार के माल से भरे हुए थे।
خوشبخت کے مشورے پر شاہ خدا دوست نے ان میں موجود وہ تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ کر شاہ بہرام نے انہیں بھرا تھا۔ اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے پورے 1 ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بہرام سے نجات پانے کے بعد اب آس پاس کے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی کوئی ڈر خوف نہ رہا تھا، اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دنوں میں شاہ خدا دوست کے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف محصولات کی مد میں ملنے والی رقم سے شاہی خزانے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جسے شاہ خدا دوست اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے لگا۔ وزیرزادہ خوشبخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و اکرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ اس طرح خوشبخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ملکہ سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوشبخت سے کر دی اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آئے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔